सूत्रों पर विचार करने से पहले हम बात करेंगे कि द्वादश भाव और द्वादश में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि कुंडली का 12वां भाव जो रहता है वो विलय का भाव भी माना जाता है, यानी जहां पर धन का विलय होता है, यानी धन का व्यय होता है, वह भाव है कुंडली का द्वादश भाव। कुंडली का द्वादश भाव मित्रों देह का विलय भी करवाता है, जैसे कि क्योंकि लग्न से ये 12वां भाव पड़ता है इसलिए ये देह का विलय भी करवाएगा, यानी सैया का विचार भी हम यहीं से करते हैं। अहम का विलय करवाएगा। कुंडली का 12वां भाव आप देखते हैं कि अहम का विलय करवाता है, ठीक है, यानी तप और मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भाव है। कुंडली का 12वां भाव संसार का विलय भी करवाता है, यानी परदेश का यह वनवास वाला भाव कुंडली का 12वां भाव कहलाता है। यही नहीं, यहाँ पर व्यक्ति की चेतना का विलय भी होता है, यानी स्वप्न का विलय होता है, समाधि की ओर जातक जाता है, यानी जो नष्ट होता है वही द्वादश भाव में जाता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब कुंडली के 12वें भाव में मित्रों जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को ही कहा जाता है द्वादश, यानी आप देख लीजिएगा कि 12वें भाव में राशि का अंक कौन सा है, जो राशि का अंक होगा उसके स्वामी ग्रह को ही द्वादश कहा जाता है। कुंडली के 12वें भाव से मित्रों यदि हम बात करें, देखिए द्वादश जीवित चेतना है, ये ध्यान रखिएगा, द्वादश जो भी ग्रह बन रहा है वह जीवित चेतना है जो ये तय करता है कि क्षय किस रूप में होगा, ठीक है, द्वादश से तय करता है कि क्षय किस रूप में होगा, त्याग का स्तर क्या होगा और मोक्ष किस दिशा में आएगा, ठीक है। द्वादश भाव कहता है कि छूटेगा सब कुछ, द्वादश कहता है कैसे और कब छूटेगा, ये द्वादश ग्रह बताता है। तो कौन अधिक महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए आइए विचार करते हैं। देखिए द्वादश भाव दिशा देता है और द्वादश गति देता है, ठीक है, तो यदि हमें दोनों में से एक चुनना ही पड़े तो द्वादश अधिक निर्णायक होता है। आइए समझते हैं क्यों। देखिए द्वादश भाव कर्म का क्षेत्र बताता है, द्वादश ग्रह कर्म का बीज है, अगर बीज ही खराब हो तो अच्छी भूमि भी खराब हो जाती है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, देखिए द्वादश भाव में कोई ग्रह यदि नहीं है, ठीक है, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है मान लीजिए, तो द्वादश यदि गुरु बन रहे हैं, उच्च के हैं और शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करेगा, ठीक है, पर पीड़ा नहीं होगी, प्रज्ञा के साथ करेगा, विवेक और बुद्धि के साथ त्याग करेगा। खर्च होगा लेकिन उस जातक का खर्च सार्थक दिशा में होगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, द्वादश भाव में मान लीजिए कि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, द्वादश, लेकिन द्वादश ग्रह नीच और पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो क्या होगा, खर्च होगा पर भ्रम में होगा, नशे इत्यादि या पलायन करे जातक, जीवन में भटकाव रहेगा, ठीक है। द्वादश भाव शुभ है, खर्च होगा, लेकिन द्वादश क्योंकि नीच का हो गया है तो ऐसी स्थिति में भटकाव रहेगा। इसके अलावा यदि हम और गहराई से समझें तो द्वादश भाव वैराग्य का द्वार है, लेकिन द्वादश वैराग्य की कुंजी है। द्वार हो पर कुंजी ना हो तो मुक्ति नहीं, घुटन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखना क्या चाहिए हमें, द्वादश भाव देखो, द्वादश भाव से क्या देखेंगे कि क्या छूटेगा, द्वादश से क्या देखेंगे कैसे छूटेगा, और दशा बताएगी कि कब छूटेगा, और दृष्टि देख रहे, अगर जो भी दृष्टि इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो बताएगी कि पीड़ा होगी या फिर प्रसाद स्वरूप चीज छूटेगी, ठीक है। दृष्टि से पता लगेगा कि जो आप छोड़ेंगे वो परेशान होकर छोड़ेंगे या स्वेच्छा से छोड़ेंगे। शुभ ग्रह की दृष्टि स्वेच्छा से छूटने की ओर इशारा करती है 12वें भाव पर, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि पीड़ा के साथ छूटने की तरफ इशारा करती है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष ये है द्वादश भाव नियति है, लेकिन द्वादश ग्रह जो है चेतना को बताता है। यदि चेतना शुद्ध होती है तो जातक के जो जीवन की नियति होगी वह भी मुक्ति बन जाती है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। मित्रों आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है, द्वादश भाव का ग्रह देता नहीं है अपितु छुड़वाता है। ध्यान से सुनिएगा, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह लाभ नहीं देता अपितु वह उससे ज्यादा आसक्ति तोड़ता है। ऐसा क्यों, आइए उदाहरण पूर्वक हम जानते हैं। देखिए यदि कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह हो, हम शुक्र को द्वादश भाव में अच्छा मानते हैं क्योंकि सामान्यतः अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो द्वादश भाव में तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, विदेश में सुख दे देता है। ऐसा हमने कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान पाया भी है, और इसके अलावा हमारा नॉलेज भी यही है कि शुक्र यदि शुभ स्थिति में यदि होता है तो प्रॉपर्टी इत्यादि, मकान, दुकान, जन्म स्थान से दूर दे देता है। ये सच भी है, लेकिन आज के वीडियो का मकसद क्या है, सच्चाई से अवगत कराना। देखिए द्वादश भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में भोगों की इच्छा रहती है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद विरक्ति हो जाती है, विरक्ति की तरफ बढ़ता है। जिन लोगों की कुंडली में 12वें घर में शुक्र बैठे हुए हों और जो शुक्र की दशा भोग चुके हों
वो अपने आप को टटोलिए, आपको पता लगेगा कि जिन चीज़ों का आपने भोग किया है लेकिन वास्तव में अब विरक्ति की ओर जा रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ शुभ स्थिति में तो निश्चित रूप से जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन बाद में फिर त्याग की तरफ बढ़ता है। शुक्र 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो जीवन में ऐशो आराम सब रहेगा, लेकिन बाद में शून्यता की ओर बढ़ता है। तो ऐसा जातक भोग के बाद कहेगा कि बस आप जीवन में और नहीं। तो ये स्थिति अगर कोई क्रिएट करता है तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र ग्रह यदि शुभ स्थिति में हो तो करेंगे। तो 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो अपने से संबंधित शुभ या अशुभ चीजें देने के बाद आसक्ति की तरफ ले जाता है, आसक्ति तोड़ता है, संसार से विरक्त करवाता है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है। द्वादश भाव का स्वामी जहां पर जाता है, ध्यान रखिएगा, द्वादश भाव का स्वामी जहां पर जाता है, जिस भाव में जाता है वहां क्षय थोड़ा अवश्य ही करता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। द्वादश मित्रों जिस भाव में बैठता है उस भाव के विषय छूटते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस भाव से संबंधित सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं विरक्ति आती है। आइए समझते हैं। देखिए, द्वादश ग्रह व्यय करवाने वाला भाव है। यदि ये कुंडली के मान लीजिए कि 7वें भाव में बैठा हुआ हो, चलिए 7वें भाव को हम पहले समझ लेते हैं। 7वें भाव में द्वादश ग्रह बैठेगा तो क्या होगा? विवाह में दूरी लाएगा। ये नहीं बोलेंगे शादी नहीं होगी, विवाह होगा, लेकिन विवाह में दूरी लाएगा समय के साथ। वैराग्य की अनुभूति करवा देगा, देर सवेर वैराग्य की अनुभूति वो करवा देगा, क्योंकि वह करवा रहा है, उस भाव से संबंधित विषयों से जातक का पीछे छुड़वाता है। द्वादश, अब ये नहीं बोल रहे कि देखिए वैवाहिक जीवन में रहने के बावजूद भी वैराग्य का अनुभव द्वादश ग्रह करवा देगा यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है बलवान होकर। तो द्वादश ग्रह इसी प्रकार से मान लीजिए धन भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या? दूसरे भाव में यदि द्वादश ग्रह बैठेंगे तो धन आएगा पर टिकता नहीं है, क्योंकि वैश ग्रह हैं। आप अगर धन भाव के अंतर्गत बैठ गए, सीधी सी बात है कि धन को खर्च करवा देंगे वो। ये बात अलग है कि धन अच्छे कामों में खर्च होगा या बुरे कामों में खर्च होगा, देखना पड़ेगा कि वैश की स्थिति किस प्रकार की है। यानी वो स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि के हैं, स्वगृही तो नहीं होंगे, उच्च राशि के हैं, मित्रगृही हैं या शत्रुगृही, मित्र या शत्रुगृही, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मित्रग्रही या शत्रुग्रही ये देख लीजिएगा। यदि वो मित्रग्रही नहीं है, शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं तो धन आने में दिक्कत आती है, लेकिन मित्रग्रही होकर भी बैठे हुए हैं तब भी धन आएगा, लेकिन टिकने में परेशानी होगी, यानी उससे कहीं ना कहीं विरक्ति का अनुभव भी कराएंगे। द्वादश ग्रह दसम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो क्या? देखिए, दसम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक आप देखेंगे कि इनके नौकरी में इनको असंतोष रहेगा, यानी इनके करियर में इनको असंतोष बना रहेगा, संन्यास इत्यादि की प्रवृत्ति रह सकती है, वृत्ति जागृत देर सवेर हो सकती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे सूत्र की। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के 12वें भाव में द्वादश भाव और नींद का रहस्य, इसका टाइटल प्रमुख है तीसरे सूत्र का, द्वादश भाव और नींद, ठीक है। तीसरा सूत्र यह है कि द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे हुए हो या फिर केतु हो या फिर शनि हो, या चंद्र केतु या शनि का संबंध 12वें घर से हो जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो ध्यान रखिएगा, द्वादश भाव में नींद नहीं बल्कि चेतना का विलय होगा, ठीक है, चेतना का विलय होगा। चंद्रमा 12वें घर के अंतर्गत बैठे हुए हैं, आप देखिएगा, तो द्वादश भाव से संबंध स्थापित होगा क्योंकि बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी। तो ऐसी स्थिति में स्वप्न लोक में ऐसा जातक कई बार जीता है, स्वप्न लोक में कई बार ऐसा जातक जीता ही देखा गया। 12वें भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं तो समाधि जैसी नींद लगेगी इनकी, एकांत इनको भाएगा। शनि यदि 12वें घर के अंतर्गत बैठे हुए हैं मित्रों और थोड़ा सा भी ऐसा प्रभाव यदि आ रहा है तो आप देखेंगे कि अनिद्रा के शिकार होते हैं कई बार, ये मानसिक बोझ बना रहता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने नींद जीत ली उसने संसार जीत लिया। तो द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी शुभ या अशुभ स्थिति के अनुसार स्वप्न लोक को या नींद को, आप मोटा मोटा अगर समझें तो नींद को प्रभावित करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। द्वादश भाव और पुनर्जन्म का ऋण, ये सूत्र है ये, ठीक है। किस प्रकार का, आइए बात करते हैं। देखिए, द्वादश भाव अगर देखा जाए तो ये पिछले जन्म की आपकी फाइल थी, आप ऐसा मान लीजिएगा। यहां बैठा हुआ ग्रह आपको बताएगा कि आपका कौन सा कर्म पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, यानी अधूरे कर्म को यहां पर जो है बैठा हुआ ग्रह बताता है। अब यहां पर बैठा हुआ ग्रह कौन सा है?
वो ये तय करेगा। देखिए यहाँ पर पीड़ा यदि है तो समझ लीजिए कि अधूरी मुक्ति हुई थी आपकी, है ना। 12वें भाव संबंध कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मुक्ति जो तो अधूरी थी। द्वादश भाव में मान लीजिए कि राहु ग्रह बैठा हुआ है किसी के, ठीक है। द्वादश भाव में यदि किसी के राहु ग्रह बैठा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि उस जातक को आप देखेंगे थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव हुआ तो अज्ञात भय बना रहना, बिना कारण के खर्चे होना, और विदेशी कर्म या विदेशी कर्म का ऋण बकाया रहना। इस प्रकार की स्थितियों को जो है राहु ग्रह कुंडली के 12th हाउस में बैठकर बताते हैं। मित्रों आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, जो कि द्वादश भाव से ही संबंधित है। देखिए द्वादश भाव और प्रदेश, ठीक है, ये 5वां सूत्र है, द्वादश भाव का प्रदेश से संबंध। तो ध्यान रखिएगा कि प्रदेश का भाव, प्रदेश माने विदेश, विदेश शरीर आप विदेश जाएं ये जरूरी नहीं, ठीक है। मन का पराया हो जाना भी एक प्रकार का विदेश है। तो द्वादश भाव यदि मजबूत होता है, ध्यान रखिएगा द्वादश भाव मजबूत कब होगा, जब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होगी या शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, मित्र राशि का होकर या स्वराशि का होकर ग्रह बैठा हुआ हो और उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो। तो विदेश में जिनका द्वादश भाव मजबूत होता है तो प्रदेश में इनको, विदेश में इनको आत्म शांति का अनुभव होगा। लेकिन द्वादश भाव यदि पीड़ित है तो विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, ठीक है, तो इनको अपना देश भी पराया लगेगा, अपना घर भी पराया लगेगा। जिनका द्वादश भाव पीड़ित होता है उन्हें अपना स्वदेश में रहने पर भी उन्हें पीड़ा का अनुभव होगा, मानसिक रूप से पीड़ा होगी, मानसिक रूप से परायापन का अनुभव किसी न किसी स्वरूप में कर लेंगे ये। लेकिन द्वादश भाव यदि मजबूत हो तो घर में हो या फिर विदेश में हो, उन्हें आत्म शांति का अनुभव होता है, और यही ये सूत्र कहता है। चलिए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों आज का 6ठा सूत्र इस प्रकार से है, द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो ये आध्यात्मिक द्वार खोल देते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए द्वादश भाव में यदि मान लीजिए गुरु ग्रह, स्वगृह, मित्र ग्रह, उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो मोक्ष का बीज मान लीजिए आप इसे। सेवा कार्यों में आपका मन लगेगा, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि ग्रह के पास बल होना चाहिए यहाँ पर, और अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है वो देखना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो गुरु हाँ यहाँ पर बैठकर मोक्ष का बीज समझ लीजिए आपने, और बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से लाभ अवश्य देंगे। 12वें घर में यदि मान लीजिए शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, अब देखिए शुक्र की चर्चा भी हम कर चुके हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर यदि शुभ स्थिति में हो, गुरु इत्यादि से दृष्ट हो, तो भक्ति में रस आएगा आपको, ठीक है। तो यानी अच्छा, क्योंकि ये भी गुरु ही हैं, ठीक है, शुक्र भी गुरु ही हैं। वो बात अलग है कि गुरु देवों के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों के गुरु, लेकिन है तो वो गुरु, ठीक है। तो भक्ति में रस आएगा आपको। द्वादश भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं, शुभ स्थिति माने स्वगृह, मित्र गृह और शुभ ग्रह से दृष्ट, तो मंत्र जप, लेखन इत्यादि के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। शुभ ग्रह मित्रों कुंडली के 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बैठते हैं तो संसार, तो शुभ ग्रह क्या करते हैं, यहाँ संसार नहीं छोड़ते, अज्ञान छुड़वाते हैं। संसार को नहीं छुड़वाएंगे, अज्ञान को छुड़वाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके अज्ञान को छुड़वाते हैं शुभ ग्रह द्वादश भाव में बैठकर। आइए चर्चा करते हैं आज के 7वें सूत्र की। मित्रों आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों, कोई भी पाप ग्रह हो, तो पाप ग्रह जब 12वें घर में बैठते हैं तो अनिवार्य रूप से किसी न किसी रूप में क्षति जरूर करते हैं। ये सच्चाई है, कड़वा सच है, ठीक है। कड़वा सच है कि 12वें घर में यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हों तो अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई क्षति जरूर करवा देते हैं। वो बात अलग है कि आप उपाय करके उसको काफ़ी कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई परेशानी हो उसकी तरफ इंडिकेशन देते हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए मंगल यदि 12वें घर में बैठा हुआ है, अब मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या, अस्पताल में खर्चे हों, अस्पताल में आपको जाना पड़े या शल्य चिकित्सा इत्यादि की नौबत आए, उसको ये बताता है। अब मंगल ये नीच के होंगे या खराब स्थिति में होंगे तब संभावना अधिक होगी, लेकिन मान लीजिए कि यह मंगल आपका अच्छा है तो 12वें घर में बैठा हुआ मंगल आपको अस्पताल इत्यादि में, आप ये अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई आपको लाभ दिलवा सकते हैं, यानी सेवा कार्यों में आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन खराब हो गए तो स्वास्थ्य हानि इस प्रकार की कोई ना कोई करवाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि द्वादश भाव में पाप ग्रह जब बैठेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं। शनि ग्रह यदि बैठते हैं 12th हाउस के अंतर्गत तो मानसिक परेशानी होना, चिंता होना, कानूनी दिक्कतें आना, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताते हैं। अब शुभ स्थिति में यदि हो गए, शुभ स्थिति में हो गए तो विदेश से लाभ देंगे, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत पीड़ा जरूर देते हैं क्योंकि पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह बैठेंगे तो ठीक है, व्यय भाव में बैठे, लग्न का व्यय करवाने वाला भाव है, ये यहाँ बैठेंगे थोड़ा बहुत परेशानी देते हैं, तो उपाय करके कम जरूर कर सकते हैं, वो अलग बात है। राहु यदि 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं मित्रों तो खराब स्थिति में यदि हैं तो नशा, किसी न किसी रूप में नशा,
ठीक, किसी न किसी प्रकार का भ्रम बने रहना। नशे का मतलब ये नहीं कि अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का ऐसा कार्य जो कि आपको सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ ले जाए या आपके समय को व्यर्थ में बर्बाद कर दे, वो एक प्रकार का नशा है। तो 12th हाउस में यदि बैठते हैं राहु तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, कई बार मानसिक भ्रम भी बनता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, पाप ग्रह हों लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो यही ग्रह जो है तपस्या बन जाते हैं। फिर यही 7वां सूत्र था। आइए आज के 8वें सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से है। 8वें सूत्र पर हम चर्चा करेंगे कि द्वादश भाव और मृत्यु का भ्रम क्या है। ठीक है, उसको तोड़ता है, क्योंकि द्वादश भाव, देखिए द्वादश भाव वास्तव में मृत्यु नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयु और मृत्यु का विचार कुंडली के अष्टम भाव से होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन लग्न का व्यय जरूर करवाता है। तो मृत्यु से पहले कुछ चीजों का विसर्जन करवाने वाला भाव है ये द्वादश भाव। मृत्यु के पूर्व कौन कौन सी चीजों को विसर्जन करवाता है? देखिए, शरीर से आसक्ति का टूटना, ठीक है, आसक्ति का टूटना ये वह, ठीक है, आसक्ति छुड़वाता है नहीं। अंतिम समय में चेतना का हटना, आप देखेंगे जब मृत्यु होने वाली होती है तो चेतना गायब हो जाती लगभग, व्यक्ति को पता नहीं रहता कि कौन क्या है, अपना पराया सब भूलने लग जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए अंतिम संस्कार और या फिर शमशान या वनवास, ये सब जो है द्वादश भाव से जुड़े हुए भाव माने जाते हैं। आइए बात करते हैं आज के 9वें सूत्र की। मित्रों, 9वां सूत्र आज का ये है कि द्वादश भाव जितना मजबूत होता है उतना अकेलापन आता है जीवन में। समझते हैं इसे। देखिए, द्वादश भाव जितना मजबूत होगा और अच्छे ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो अकेलापन आएगा, दुख आएगा। ठीक है, लेकिन यदि द्वादश भाव शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त है तो अकेलापन रहेगा लेकिन आत्मसंवाद रहेगा। महापुरुषों की कुंडली में द्वादश भाव सशक्त होता है और शुभ प्रभाव में होता है, ये विशेषता इसकी होती है। आइए आज के 10वें सूत्र पर हम विचार करते हैं। मित्रों, 10वां सूत्र आज का इस प्रकार से, द्वादश भाव और दान का एक विशेष महत्व होता है जीवन में। ठीक है, तो आइए इसे हम जानते हैं। द्वादश भाव और दान, ये 10वां सूत्र है। दान, ध्यान रखिएगा कि दान तभी फलित होगा जब द्वादश भाव सक्रिय हो। बिना, अगर मान लीजिए द्वादश भाव सक्रिय नहीं है तो जो दान रहता है, व्यक्ति जीवन में दान करता है, वो दिखावा रह जाता है। द्वादश भाव मजबूत यदि है, शुभ प्रभाव में आ रहा है, तो दान व्यक्ति की मुक्ति का कारण बन जाता है। अशुभ ग्रह का प्रभाव है मान लीजिए 12th हाउस पर, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अगर कई बार दान करेंगे तो दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन द्वादश भाव मजबूत हो, शुभ प्रभाव में हो तो दान मुक्ति का कारण बन जाता है जीवन में। तो यही 10वां सूत्र था। आज का 11वां सूत्र पर बात करते हैं। मित्रों, द्वादश भाव सक्रिय होता है तो जीवन पलट जाता है, ये 11वां सूत्र है आज का। ठीक है, द्वादश भाव सक्रिय कैसे होता है समझते हैं। देखिए, द्वादश भाव पर यदि कोई शुभ ग्रह का प्रभाव हो और उस शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो और गोचर काल के ग्रह का संबंध द्वादश भाव से बन जाए, तो आप देखेंगे कि द्वादश भाव जागृत हो उठता है कई बार। ठीक है, जगाता है। आप देखेंगे कि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो नौकरी छोड़ने का मन करना, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी छोड़ना कोई अच्छा कार्य है, ठीक है, लेकिन स्थितियाँ बनती हैं कई बार, नौकरी छोड़ने का मन करना, रिश्तों में दूरी होना, साधना की तरफ खिंचाव होना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ध्यान साधना की तरफ खिंचाव होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या पतन है क्या? नहीं, ये पतन नहीं है, बल्कि ये जीवन में एक प्रकार का आध्यात्मिक झुकाव, आध्यात्मिक उन्नति ही होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां सूत्र इस प्रकार से है कि द्वादश भाव जो है परीक्षा को भी बताता है। परीक्षा यानी द्वादश भाव क्या बताता है? अंतिम परीक्षा लेता है। द्वादश भाव पूछता है, द्वादश भाव कहता है जो छोड़ सका वो मुक्त होए और जो छोड़ ना सका उसका पुनर्जन्म है। तो अंतिम रूप से परीक्षा होती है, यानी अंतिम समय से पूर्व आपने सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया तो आप मुक्त हो गए, लेकिन अंतिम समय के पूर्व यदि आपने सांसारिक बंधनों को ना तोड़ पाए तो फिर पुनर्जन्म होगा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो कुंडली का द्वादश भाव भय को नहीं बताता, साहस का भाव है